हम आज जो है हमारा हमारा आज दूसरा वीडियो है जो अस्थमा डिजीज़ के ऊपर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके बारे में आपको बता दें कि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसको जानने के लिए अंत तक आप देखें, क्योंकि वीडियो में जो भी बात बताई गई है या बताई जाएगी वह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छी होगी। देखिए, अस्थमा एक ऐसा रोग है जो शुरू में ही अस्थमा नहीं होता। पहले किसी भी आदमी की इम्यूनिटी जब शरीर में कम हो जाती है या जो लोग अनियमित लाइफ जीते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। वो जब सीज़न जब बदलता है, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, ऐसी स्थिति में जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों को किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। स्पेशली सर्दी जुकाम हो जाता है जो गले में इन्फेक्शन होता है। गले में इन्फेक्शन हो जाने से तो सामान्य तौर पर जो लोग इम्यूनिटी जिनके अंदर रहती है वो तो हल्के फुल्के चाय, गर्म पानी, पफारा इत्यादि ले लेते हैं या तुलसी जी की चाय ले लेते हैं तो वो तो ठीक हो जाते हैं, 2-4 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जिनकी लाइफ अनियमित होती है उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो उनको इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है। और जब गले में इन्फेक्शन होता है तो आप लोगों को मालूम है गले के में ब्रांकियल ट्रेकिया होती है, जो ट्रेकिया में भी इन्फेक्शन हो जाता है और ट्रेकिया से ब्रांकाई जो दोनों साइड में 2 नलियाँ निकलती हैं और दोनों फेफड़ों में जाती हैं, जिसके द्वारा जो है सांस आदमी लेता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। और जब ब्रांकाइयों में इन्फेक्शन हो जाता है या ब्रांकियल या ट्रेकिया में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम ब्रांकाइटिस कहते हैं। ब्रांकाइटिस एक्यूट भी होती है और क्रॉनिक भी हो जाती है। जो ब्रांकाइटिस एक्यूट होती है, जो हल्का फुल्का जिसमें इन्फेक्शन रहता है, उसको सामान्य तौर पर कोई साधारण दवाएं भी अगर होम्योपैथी में लेना है तो बेलाडोना, एकोनाइट, ब्रानिया, रास्ट्रक्स, टेलकैमेरा इत्यादि से वो ठीक हो जाती है, जो सामान्य तौर पर होती है। लेकिन अगर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है उसको सामान्य दवाओं से फ़ायदा नहीं होता है। उनको अपने हिसाब से फिर उनके लिए ट्रेकिया का इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए बहुत कायदे से दवा करानी पड़ती है, क्योंकि उसके इन्फेक्शन हो जाने से ट्रेकिया ब्रांकाई जो होते हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने की वजह से उसमें पसेस भर जाते हैं। पस या म्यूकस, पहले तो म्यूकस होता है, बाद में वो कन्वर्ट होकर पस हो जाता है। तो जब फेफड़ा भरा रहेगा किसी भी चीज़ से तो उससे सही तौर पर सांस नहीं ले पाता है और उसे सफोकेशन होने लगता है, साए साए की आवाज़ आने लगती है, सीटियाँ बजने लगती हैं और इस तरह के शुरू हो जाते हैं। और ख़ास बात अस्थमा में ये है कि वो समय समय पर उसका दौरा पड़ता है, स्पेशली रात के समय, क्योंकि जब आदमी बाहर रहता है, घूमता रहता है तो उसका इफ़ेक्ट रहता है कि उसको ऑक्सीजन मात्रा मिलती रहती है, सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब वो घर के अंदर रात में आ जाता है तो उसको जब वो लेटता है तो सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका फेफड़े में म्यूकस भरा हुआ है, ब्रांकियल ट्यूब भरे हुए हैं, तमाम दिक्कत होती है, स्वेलिंग होती है। उसका अटैक जो है बहुत क्षणिक होता है, मिनटों में भी होता है, घंटों तक होता है। उस समय आदमी कराने लगता है, उसे बेचैनी होने लगती है, सांस लेने के लिए
वो पीछे की ओर झुक जाता है, हाथ पीछे कर लेता है और सोचता है हवा के लिए कि किसी तरह से हमको हवा मिले, हमारी सांस साफ हो। धीरे धीरे उसको राहत मिलती है और फिर वो जब थक जाता है तब वो सो जाता है। या अगर उसकी कोई ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत कफ बाहर निकल गई किसी तरह से, खांसने वगैरह से जैसे भी हो, कफ कुछ बाहर आ गई तो सांस फिर लेने लगता है। तो इसी को हम अस्थमा कहते हैं। सीटियाँ तक बजती हैं और अस्थमा का इलाज एलोपैथिक चिकित्सा में पैलिएटिव ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि लोग सही तरह के इलाज नहीं करा पाते हैं। अगर इलाज कराते भी हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। बीच में छोड़ने का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता है और वहाँ इन्फेक्शन बना रहता है और धीरे धीरे वो अपना जड़ जमाता रहता है। ऐसी स्थिति में यह रोग वंशाक्रम भी हो जाता है, क्योंकि जिसके माँ बाप को अस्थमा हुआ हो तो उसके बच्चों को या उसके और आने वाली संतानों को भी अस्थमा होने की पूरी संभावना रहती है। और उनको ये चाहिए, युवावस्था में तो बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन वृद्धावस्था में इसका असर बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। युवावस्था में भी जो वंशाक्रम होते हैं और जो बच्चे या जिसके माँ बाप बहुत लापरवाही करते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गई या कुछ ऐसा हो गया, नहीं कराते हैं तो निमोनिया के रूप में भी उसको दिक्कत हो जाती है। घरघराहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जहाँ हल्का फुल्का मौसम बदला तो उससे तुरंत सांस आने लगती है और निमोनिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे स्पेशली बच्चों के लिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनकी चिकित्सा अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जो जानता हो, जो काम किया हो, उसे कराना चाहिए। अगर उससे आप चिकित्सा करवाएंगे तो यह स्वाभाविक है कि वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। इसमें मुख्य रूप से जो दवाएं दी जाती हैं उसमें पहली दवा जो है एकोनाइट है, दूसरी दवा जो है बेलाडोना है, इपिकाक है, एंटिमटार्ड है, कालीबाइक्रोम है, कालीकार्ब है और ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू है, मदर टिंचर है। जिसको बहुत सीवियर होता है उसको जो है आप 10-10 बूंद 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम उससे दिया जा सकता है, उससे बहुत राहत मिल जाती है। एकोनाइट जिन लोगों को बहुत ही बेचैनी होती है उसको एकोनाइट दी जाती है। जिनके कफ बन गए हैं, सूख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एंटिमटार्ड ही दी जाती है, एंटिमटार्ड दे दी जाती है जिससे कि वो ढीला हो जाए। और कफ को निकालने के लिए इपिकाक दवा है, वो जब वो ढीला हो जाता है तो इपिकाक से वो बाहर निकल जाता है, कफ या जो भी कुछ हो म्यूकस वो बाहर आ जाता है। कालीबाइक्रोम वो दवा है जिससे सूत टाइप का जो है लसेदार जो है कफ निकलती है और तार टाइप का नीचे से झुल जाता है। अगर ऐसा कोई सिम्टम मिलता है तो उसको कालीबाइक्रोम दिया जाता है। कालीकार्ब तब दिया जाता है जब चेस्ट में पेन हो, स्टिचिंग लाइक पेन हो और तमाम दिक्कतें हों और वो स्टार लाइक मतलब वो ना हो तो उसको कालीकार्ब देते हैं। स्पेशली इसका अग्रवेशन का टाइम जो है 3 से 4 बजे के बीच में होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के पेशेंट को कोई इस तरह की चीज़ ना दी जाए, ठंडी चीज़ ना दी जाए, गर्म चीज़ ना दी जाए, सामान्य भोजन दिया जाए जिससे कि कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से खा पी सके, कफ बनने का चांसेज ना रहें और आराम से वो आदमी रह सके। ये ठीक जब हो जाए, अगर इसका ट्रीटमेंट देखिए हम दवा बता ज़रूर दिए हैं, ये दवाएं चलती तो हैं
लेकिन ये सिम्टोमेटिक दवाएं होती हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। ये डॉक्टर की देख रेख में ही या उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही ये दवा ली जानी चाहिए। उसके एडवाइस वो देखता है कि किस स्टेज में डिजीज़ पहुंची है, किस स्टेज में उसको देना है, किस पावर में देना है, 30 में देना है, 200 में देना है कि 1M में देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को मियाद, कुछ डिजीज़ों के लिए मियाद जिम्मेदार होते हैं। अगर आप डॉक्टर एंटी मियाजमेटिक ड्रग नहीं दे पाता है, जैसे इंटरकरेंट के रूप में ज़्यादातर जो है कफ या पस वगैरह का फॉर्मेशन जो है, मेडोराइनम एक मेडिसिन है जिसको इंटरकरेंट के रूप में वो पस की मालकिन कही जाती है। वो पस फॉर्म बहुत करती है, म्यूकोस फॉर्म बहुत करती है। तो ऐसे डिजीज़ के लिए इंटरकरेंट के रूप में मेडोराइनम है, थूजा है, आवश्यकता पड़ने पर ट्यूबरकुलिनम है, ऐसे लोग बैसिलिनम है, उसको इंटरकरेंट के रूप में ज़रूर दिया जाना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं, केवल आप एंटीमटार्ड और एकोनाइट, इपिकाक से ही देते हैं, तो वो पहले निकल तो आराम तो मिलता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा। उसको आप उसके बीच में इंटरकरेंट मेडिसिन ये देनी पड़ती है और दे करके तब दवाएं दी जाती हैं, तो एकदम जड़ से रोग खत्म हो जाता है। इस तरह का प्रयास करने से अस्थमा जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अस्थमा से आदमी जल्दी मरता नहीं है, लेकिन उसको इतना तकलीफ़ होती है कि वो काफ़ी कष्ट सहता रहता है और इसका इलाज केवल होम्योपैथिक में है। दूसरे विधा में तो है, वो लोग जानते होंगे, आयुर्वेदिक में भी हो सकता है। अब चूँकि हम होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं तो हम होम्योपैथिक के बारे में ही बता रहे हैं। हम लोगों ने, हमारा 40-45 साल का अनुभव है। मैंने तमाम मरीजों को देखा है और उसकी चिकित्सा की है और मैंने पाया है इससे काफ़ी लोगों को राहत मिल जाती है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बन जाती है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। स्पेशली मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चे हैं जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी मौसम चेंज होता है तुरंत उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसके लिए उनको इंटरकरेंट के रूप में थूजा, अगर मेडोराइनम के सिम्टम उनके परिवार में मिलता है तो मेडोराइनम, अगर उनके परिवार में टीबी की हिस्ट्री मिलती है तो ट्यूबरकुलिनम सीधे, अगर टीबी की हिस्ट्री नहीं भी मिलती है, वो कोल्ड से सेंसिटिव रहते हैं तो बैसिलियम, और अगर किसी भी फैमिली में अगर उसको इचिंग की प्रॉब्लम होती है, जो सोरा, जिसके लिए सोरा जिम्मेदार होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उनकी ये हिस्ट्री मिलती है तो उसको सोराइनम इंटरकरेंट के रूप में सोराइनम दे देना चाहिए, चाहे वो 200 के दें चाहे वो 1 के दें। एक बार या 2 बार उनको ये सब आवश्यकता अनुसार देना चाहिए और जो ट्रीटमेंट की जो दवाएं बताई गई हैं उन्हीं दवाओं से इसका ट्रीटमेंट होता है और रोगी जो है ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते कि अपना लाइफ वो नियमित रखे, संयम से रहे। ज़्यादातर लोग तो ये अस्थमा के पेशेंट संयम ही लास्ट में हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने कोई लापरवाही की तो हमको दमा और भी तोड़ देगा और भी बढ़ जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके खान पान में कोई बहुत गर्म चीज़ ना हो, कोई बहुत ठंडी चीज़ ना हो, सामान्य रूप से उनका भोजन हो और जो आसानी से पच जाए। आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी इसकी अस्थमा के चिकित्सा करानी हो तो किसी चिकित्सक से ही कराएं, क्योंकि यह सामान्य रोग नहीं है, थोड़ा कठिन रोग है। इसमें तमाम
तमाम चीज़ें देखना पड़ता है, सिम्टम को मिलाना पड़ता है और तब इसकी चिकित्सा की जाती है। मैं यह वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, जो मेरी दूसरी वीडियो है। आप इसको अंत तक देखिए, इसको सब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों तक फैलाइए। धन्यवाद।